चलिए सबसे पहली खबर की बात करते हैं। बड़ी खबर आपको बताते हैं, ब्रजभूमि को संवारने की तैयारी योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। क्या प्लानिंग है, विजन क्या है, आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप 3 तस्वीरें देखिए। 3 तस्वीर में आपको समझ में आएगा कि किस तरह से विरासत के साथ साथ विकास के विजन पर सरकार चल रही है। सबसे पहले भव्य दिव्य राम मंदिर, उसके बाद काशी का कायाकल्प, और अब मथुरा की बारी। यानी कि योगी आदित्यनाथ प्रदेश में आस्था का वो केंद्र प्रदेश को बनाना चाहते हैं जिसे पूरी दुनिया उत्तर प्रदेश को सनातन के केंद्र के तौर पर जाने। सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा के बरसाना में रंगोत्सव में भी पहुंचे। ये तस्वीर आप देखिए, जहां पर फूल जो है वो जितने भी वहां पर भक्त पहुंचे थे उनके ऊपर उड़ाते हुए नजर आए। रंगोत्सव 2025 का शुभारंभ करते हुए नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। यही नहीं, लाडली जी के महाराज मंदिर में दर्शन पूजन भी किया, फूलों और लड्डूमार होली खेलकर रंगोत्सव का आगाज किया। लेकिन इस दरमियान सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो कहा वो आने वाले 10 सालों का विजन रखता है। सीएम ने रंगोत्सव के शुभारंभ के दौरान भक्तों के साथ फूलों की होली खेली। साथ ही उन्होंने पूरे प्रदेश को, पूरे देश को होली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान सीएम योगी ने काशी, अयोध्या के बाद मथुरा की बारी आने की बात कही। सीएम ने कहा कि अयोध्या सुंदर नगरी बन गई है, प्रयागराज सूर्य किरण की तरह चमक रहा है। अब बारी मथुरा की, इंतजार कीजिए। सीएम का बयान आपको सुनवाते हैं। महाकुंभ प्रयागराज के कार्यक्रम को सकुशल संपन्न करने के बाद अब हमें फुर्सत मिली है। यद्यपि यहां कार्य पहले प्रारंभ हो गए थे, लेकिन इस बार हमने बजट में विशेष प्रावधान कर दिया है। और आप आश्वस्त रहिए, बस आप आशीर्वाद देते रहिए, इंतजार करिए। जैसे अयोध्या आज सुंदरतम नगरी बन गई है, हमारा प्रयागराज सचमुच तीर्थों का राजा बनकर के चमकता हुआ दिखाई दे रहा, दीप्यमान सूर्य की रूप में पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। महाकुंभ की सफलता उसका एक उदाहरण है। जैसे काशी की कायाकल्प हुई है, अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन, बलदेव, ये सभी पे विकास के लिए पैसे की कोई सीमा नहीं। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने कहा कि बरसाना ब्रह्मा जी का प्रतीक है, नंदगांव भगवान शंकर का, तो गोवर्धन साक्षात भगवान विष्णु है। इन तीनों का संगम हमारी ब्रजभूमि है। के तीर्थ के बारे में यह मान्यता है कि बरसाना तो साक्षात ब्रह्मा जी का प्रतीक है, नंदगांव भगवान शिव शंकर है, और गोवर्धन साक्षात विष्णु है। इन तीनों का संगम हमारी ब्रजभूमि में है। तो कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो ब्रजभूमि के रज रज को अपने साथ जोड़ने का और अपने आप को उसके साथ आत्मसात करने का दुर्लभ आशीर्वाद से वंचित रहे। और हम लोग भी उस आशीर्वाद को लेने के लिए आज यहां पर आए हैं। अयोध्या, काशी के बाद मथुरा की बारी वाले बयान के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं, अलग अलग तरह से देखा जा रहा है। क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि मथुरा में भी श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर विवाद है, और यह विवाद लंबे समय से है। लेकिन सीएम योगी ने जिस तरह बरसाना, नंदगांव और गोवर्धन का जिक्र करके तीनों के संगम को ब्रजभूमि बताया, उससे साफ हो जाता है कि आने वाले सालों में अयोध्या और काशी की तरह मथुरा का भी कायाकल्प होने वाला है। सीएम योगी स्पिरिचुअल टूरिज्म पर बहुत फोकस कर रहे हैं, सनातनियों के केंद्र पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। अयोध्या के बाद प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ, जिसमें यूपी की अर्थव्यवस्था को करीब 3 लाख करोड़ का फायदा हुआ। लगभग 67 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का दावा किया गया। काशी में कॉरिडोर बनने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में बेहतरीन इजाफा है।
उत्तर प्रदेश में 3 बड़े तीर्थ स्थल हैं, काशी, अयोध्या और मथुरा हैं। ऐसे में सीएम योगी मथुरा का भी जीर्णोद्धार करने पर फोकस कर रहे हैं। तो योगी की तैयारी क्या है? तैयारी यह है कि बरसाना, नंदगांव और गोवर्धन, जिनका नाम सीएम योगी ने लिया, इन इलाकों में विकास के कार्य तेज होंगे। रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, रोपवे कनेक्टिविटी और वाटर वे की कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। यमुना को साफ किया जाएगा, घाटों का सौंदर्यीकरण होगा, श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए कई तरह के काम किए जाएंगे। सीएम योगी ने बरसाना के 40 दिन के रंगोत्सव के आगाज के मौके पर होली को एकता का सूत्र बताते हुए कहा कि यह पर्व आपसी भाईचारे को बढ़ाने और दूरियों को मिटाने का एक प्रतीक है। मेरा सौभाग्य है कि आज जब बरसाना की लट्टूमार होली है, यानी होली का आमंत्रण देने किया पावन दिवस, तो मैं आज आपके माध्यम से प्रदेश और देशवासियों की होली का आमंत्रण देने के लिए आया हूं। यहाँ पे हर सनातन धर्मावलंबी को होली के इस पावन आयोजन के साथ जुड़ने का आह्वान करने के लिए आपके बीच आया हूं। बहन और भाइयों, मैं आप सबको आज लट्टूमार होली और कल नटमार होली तो विश्व प्रसिद्ध होली है, कल यहीं पे होगी और पूरी देश और पूरी दुनिया हमारे पर्वों के साथ जुड़ करके सनातन धर्म के इस वैभव को, उसकी विविधता को और उस विविधता में भी एकता के सूत्र कैसे पिरोए गए हैं, इसको देखेगी। आपके इस धैर्य के लिए आपको नमन करता हूं। एक तरफ सीएम योगी होली को आपसी भाईचारे को बढ़ाने और दूरियों को मिटाने का प्रतीक बता रहे हैं, तो कुछ लोग सियासी बयानबाजी करके माहौल को खराब करने की कोशिश भी कर रहे हैं। 14 मार्च को रंगों का त्योहार होली है, जिसे लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस दिन शुक्रवार भी है, यानी कि जुमे की नमाज का दिन। ऐसे में कई जगह रमजान और होली मनाने को लेकर विवाद हो रहा है। संभल समेत तमाम जिलों में होली और जुमे को लेकर अलर्ट है। संभल के सीओ अनुज चौधरी ने क्या कहा, सुनवाते हैं। मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में 1 बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। संभल के सीओ अनुज चौधरी के बयान पर लोग भड़क गए। सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हुआ और कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि वो होली को लेकर धमका रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने संभल के सीओ पर बड़ा आरोप लगाया और कहा कि अनुज चौधरी ने ही दंगा करवाया था। देखिए, अनूप चौधरी ने तो दंगा ही कराया था। अनूप चौधरी कह रहे थे गोली चलाओ गोली चलाओ, देखा सबने कि नहीं देखा? सबने देखा है। वही सीईओ थे जो हुआ था, तो वो उनसे क्या उम्मीद करोगे? कोई ठीक बात करें। जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे। तो समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि व्यवस्था बदली तो अनुज चौधरी को जेल जाना होगा। दूसरी तरफ मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने अपील की है कि जुमे की नमाज का वक्त थोड़ा आगे बढ़ा दिया जाए, जिससे सौहार्द बना रहे। लखनऊ में फिरंगी महली ने जुमे की नमाज का समय 1 घंटा आगे बढ़ाने का फैसला किया है। जामा मस्जिद ईदगाह में जुमे की नमाज 12:45 पर होती है, लेकिन इस बार 2 बजे होगी। जुमे की नमाज और होली को मद्देनजर रखते हुए इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फिरंगी महल लखनऊ ने एक एडवाइजरी जारी करके तमाम मसाजिद की कमेटियों से ये अपील की है कि जिन मसाजिद में नमाज जुमा 12:30 से 1 के दरमियान है, वहाँ पर 1 घंटे का टाइम एक्सटेंड कर लिया जाए, जिससे कि नमाजियों को नमाज के लिए आने में किसी दिक्कत और परेशानी का सामना ना करना पड़े और हमारे हिंदू भाइयों के त्यौहार में भी कोई खलल वाक़ ना हो। चलिए रुक करते हैं, आगे बढ़ते हैं अगली खबर का। झारखंड से बड़ी चौंका देने वाली खबर सामने आई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन पर जानलेवा हमला हुआ।
उनकी कनपटी पर पिस्टल तान दी गई। फायरिंग की कोशिश हुई, लेकिन गनीमत रही कि सीता सोरेन किसी तरह से बाल बाल बच गईं। आप सोचिए, सीता सोरेन पर पिस्टल तानने वाला कोई और नहीं, उनका ही पीए है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सीता सोरेन पर पिस्टल क्यों तानी गई? सीता सोरेन पर उनके पीए देवाशीष मनोरंजन घोष ने पिस्टल तान दी, गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन सीता सोरेन की किस्मत अच्छी थी कि उनके सुरक्षा गार्ड ने पहले ही आरोपी को दबोच लिया। उसके बाद इस आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल बीजेपी नेता सीता सोरेन एक शादी समारोह के लिए धनबाद पहुंची थी। सरायढेला थाना क्षेत्र में एक होटल में रुकी थी, जहां से वो शादी समारोह में गई। इस दरमियान उनका पीए भी उनके साथ था। जब वो वापस होटल लौटी तो उनके पीए देवाशीष घोष ने उन पर गोली चलाने की कोशिश की। पुलिस की माने तो चुनाव फंडिंग को लेकर दोनों के बीच नोकझोंक हुई थी। इसी के बाद आरोपी ने उनको जान से मारने की कोशिश की। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस को होटल से 2 पिस्टल मिली। सीता सोरेन की शिकायत पर केस भी दर्ज किया जा चुका है। अब आपको ले चलते हैं दक्षिण भारत, यानी कि दक्षिण भारत की सियासत में अमित शाह के एक बयान की बहुत चर्चा हो रही है। दक्षिण भारत की सियासत में एक चीज बहुत कॉमन है, भाषा के नाम पर राजनीति, भाषा के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन और भाषा के नाम पर लोगों को भड़काने की कोशिश। तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके और केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी के बीच भाषा के मुद्दे पर छिड़े विवाद के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वहां के मुख्यमंत्री स्टालिन से राज्य में तमिल में इंजीनियरिंग और मेडिकल की शिक्षा प्रदान करने को कहा और तमिल भाषा की सराहना की। भाषा के मुद्दे, विशेष रूप से स्टालिन की ओर से हिंदी थोपे जाने का आरोप लगाते हुए इसका विरोध करने को लेकर अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने बदलाव किए हैं और अब यह सुनिश्चित किया है कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के अभ्यर्थी अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा दे सके। अमित शाह का यह बयान और केंद्रीय सरकार का यह फैसला एक मास्टर स्ट्रोक की तरह देखा जा रहा है, खासकर दक्षिण की राजनीति में। इसको आपको एक्सप्लेन करें, लेकिन उससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान आपको सुनवाते हैं। तमिल भाषा, तमिल संस्कृति और तमिल परंपराएं भारत की संस्कृति का अनमोल गहना है। उसको पूरा देश आज स्वीकार कर कर चल रहा है। मेरा आग्रह है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को कि तमिलनाडु में भी तमिल भाषा में मेडिकल और इंजीनियरिंग का एजुकेशन शुरू किया जाए, शीघ्र किया जाए। मैं आशा करता हूं कि वो जल्दी ही इस पर कुछ कदम उठाएंगे। मैं 2 साल से कह चुका हूं, पर अभी तक कोई परिणाम नहीं मिला है। मुझे आशा है कि आज वो जरूर कुछ पहल करेंगे। तमिलनाडु में ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी पर जारी विवाद के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने महाशिवरात्रि के मौके पर कोयंबटूर में कहा था कि वो दुनिया की सबसे पुरानी भाषा तमिल न बोल पाने के लिए माफी मांगते हैं। मित्रों, सबसे पहले मैं विश्व की सबसे पुरानी भाषा तमिल में बात नहीं कर सकता हूं, इसलिए आप सबसे क्षमा मांगकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान से उस धार को कुंद करने की कोशिश की गई है जो दक्षिण में बीजेपी के प्रवेश को अभी तक रोकती रही है। आने वाले समय में दक्षिण में बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। मुंबई आतंकी हमलों का गुनहगार तहव्वुर राणा आखिरकार आखिरी दांव में भी फेल हो गया और अब इस शैतान को भारत लाया जाएगा, क्योंकि इसे भारत लाने से अब कोई नहीं रोक सकता। तहव्वुर राणा ने प्रत्यर्पण के खिलाफ जो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, वो याचिका ही खारिज कर दी गई। आतंकी तहव्वुर राणा ने याचिका लगाई थी कि मैं मुस्लिम हूं, अगर मुझे हिंदुस्तान भेजा गया तो वो लोग मुझे जान से मार देंगे। लेकिन अमेरिकी कोर्ट को यह दलील रास नहीं आई। वो कह रहा है कि पाकिस्तानी मूल का मुस्लिम होने की वजह से मुझे भारत में प्रताड़ित किया जाएगा।
इसके पहले दलील दी थी कि कई बीमारियों से पीड़ित है, ऐसे में वो भारत नहीं जा सकता है। अगर प्रत्यर्पण नहीं रोका गया तो वो मर जाएगा। बीमारी की वजह से भारत में मुकदमे का सामना करने तक जिंदा नहीं बचेगा। भारत में प्रत्यर्पण अमेरिकी कानून के साथ साथ यूएन का भी उल्लंघन, यह दलील भी तहव्वुर राणा की तरफ से दी गई थी। पिछले महीने पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे के दौरान ट्रंप ने ऐलान किया था कि दोनों देश आतंकवाद के मुद्दे पर साथ काम करेंगे। ट्रंप ने ऐलान किया था कि अमेरिका दुष्ट तहव्वुर राणा को भारत को सौंप रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तहव्वुर राणा को लेकर क्या ऐलान किया था, आप खुद सुनिए। Today, I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India to face justice. 64 साल का तहव्वुर राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है। उस पर पाकिस्तानी अमेरिकी आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली की मदद का आरोप है। हेडली 26/11 मुंबई हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है, जिसे अमेरिका के शिकागो में अक्टूबर 2009 में एफबीआई ने ओहेयर एयरपोर्ट से तहव्वुर राणा को गिरफ्तार किया था। उस पर मुंबई और कोपेनहेगन में आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए जरूरी सामान मुहैया कराने का आरोप था। हेडली की गवाही के आधार पर तहव्वुर को 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद 5 साल उसे निगरानी में रहना था। आतंकी तहव्वुर राणा को भारत लाने के लिए भारत 6 साल से कोशिश कर रहा था। सबसे पहले 4 दिसंबर 2019 को डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए राणा को भारत प्रत्यर्पित करने की रिक्वेस्ट दाखिल की गई। उसकी अस्थायी गिरफ्तारी की मांग करते हुए 10 जून 2020 को एक शिकायत दाखिल हुई। भारत की तरफ से प्रत्यर्पण की मांग के खिलाफ राणा ने लोअर कोर्ट से लेकर सैन फ्रांसिस्को में यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स तक में याचिका दाखिल की। हर जगह उसकी याचिका खारिज हुई, हर जगह इसे नाकामी का सामना करना पड़ा। आखिरकार उसने थक हारकर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में 13 नवंबर 2024 को याचिका दाखिल की, लोअर कोर्ट के फैसले की रिव्यू की मांग की। इस साल 21 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने राणा की वो याचिका भी खारिज कर दी और अब तहव्वुर राणा को भारत लाया जाएगा और उसके पापों का हिसाब किया जाएगा। इंडिया बुल रहा में फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें, देश दुनिया की ताजा खबरों के लिए लॉग ऑन कर सकते हैं www.theindiadaily.com पर। वक्त ब्रेक का है, फौरन लौट